हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स ई कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी कक्षा है एनसीईआरटी नए सिलेबस की कक्षा 12 की अंग्रेजी अनिवार्य की फ्लेमिंगो, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका हम पढ़ेंगे दूसरा लेसन। आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो फ्लेमिंगो, उसका ये है आपके पास दूसरा चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग। तो स्प्रिंग आप जानते हो कि सीजन होता है जिसको अपने बसंत कहते हैं, लॉस्ट यानी खोया हुआ। तो ये ऐसी एक कहानी है जो यहाँ पर आपको बता रखा है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इन ऐसे बच्चों की कहानी है जो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जिनका बचपन जो है कहीं न कहीं गरीबी में, गुर्बत में खो जाता है। तो मैं आपको पहले कहूँगा बच्चों की इसका जो पहले पार्ट के मैंने 2 वीडियो बनाए थे, उसके पहले वीडियो को आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी तक लगभग 350 व्यूज़ उस पर मिल चुके हैं और मैं सोचता हूँ कि जब पहला वीडियो देख लेंगे आप तो उसके बाद दूसरा भी जो है उसके भी व्यूज़ अच्छे आएंगे। और मैं और अच्छी कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर से जो आपको और बहुत क्लियरेंस के साथ जो है वो हर चीज़ को प्रेजेंट करूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में अपने जानते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि कौन है। और तो 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला। तो अनीस जंग जो है वो इसकी राइटर हैं, एक लेडी है और इनका राउरकेला जो है वहाँ पर झारखंड में ये पड़ता है। तो वहाँ पर जो है वो इनका जन्म हुआ एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। और उन्होंने अपना बचपन और अपना जो युवावस्था की शुरुआती भाग है उन्होंने जीवन का एडोलसेंस पीरियड जो है बचपन उन्होंने जो है वो हैदराबाद में बिताया। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। और उन्होंने अपनी जो है वो शिक्षा भी हैदराबाद में प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। तो उनके माता पिता दोनों ही लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर। तो अनीस जंग ने जो अपना करियर जो है एज अ राइटर इन इंडिया, भारत के अंदर एक लेखक के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो वो भारत में और भारत से बाहर भी, अब्रॉड यानी भारत से बाहर भी जो है वो जो एडिटर यानी जो संपादक होते हैं, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके संपादक भी। कॉलमनिस्ट का मतलब होते हैं जो अखबारों में कॉलम लिखते हैं। तो बड़े बड़े अखबारों में उन्होंने कॉलम लिखे, ये संपादक भी रही, भारत में भी उसके बाहर भी। हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई पुस्तकें जो है लिखी है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये जो उनका एक्सर्ट है यानी जो ये यहाँ से जो एक जो उनका जो गद्यांश का एक भाग जो लिया गया है वो टाइटल जिसका लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया। हियर सी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और इसमें वो एनालाइज करती है, यानी बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया है किस चीज़ का। ग्राइंडिंग पॉवर्टी यानी जो गरीबी है जिसमें पिस रहे हैं, पॉवर्टी यानी गरीबी होती है, एंड ट्रेडिशन और या परंपराओं में जो है रीति रिवाजों विच कंडेम्स दी चिल्ड्रन, जिनके कारण जो ऐसे बच्चे जो है, कंडेम के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो कंडेम का दोषारोपण भी होता है, कंडेम का मतलब तो निराकरण करना भी होता है। दी चिल्ड्रन टू एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का यहाँ पर जो है वो शोषण हो गया। तो वो साथ में इस बात का एनालाइज करती है कि जो परंपराओं में और गरीबी में जो पिस रहे हैं बच्चे, उनको किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन से यानी शोषण से जो है बाहर लाया जाए और किस प्रकार से उनका जीवन जो है बदतर हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट में कुछ एक्सप्रेशंस है जिनको अपने देखते हैं इनकी मीनिंग क्या बनेंगे यहाँ पर। एंड इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। और इनके जो मीनिंग है, हमें अर्थ है, वो वहाँ पर हमें जो टेक्स्ट के अनुरूप इनको काम में लेना है। कई बार जो इंग्लिश में क्या होता है कि उसका वर्बल मीनिंग अलग होता है, लेकिन वो टेक्स्ट में जो है वो अन्य तरीके से उसको काम में लिया जाता है। तो पहला हमारे पास है लुकिंग फॉर।
तो लुकिंग फॉर का मतलब ये एक फ्रेजाइल वर्ब है जिसका मतलब होता है कुछ ढूंढना, सर्च करना। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो यहाँ पर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब परपेचुअल का मतलब स्थायी हो गया, स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी ऐसी गरीबी जिसको जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, या जो स्थायी गरीबी अपनी जिसको कह सकते हैं। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, और यहाँ पर अपने डे लाइट आवर्स यानी पूरा दिन जो है वो अपना बिता देते हैं कठिन मेहनत में, चाहे वो किसी प्रकार की हो, घूमने फिरने की, ढूंढने की। गरीबी में बच्चे जो है किस प्रकार से पूरा दिन जो है घूमते रहते हैं, कुछ ढूंढते रहते हैं। तो स्लॉग देयर डे लाइट्स का मतलब हो गया कि पूरा दिन जो है कठिन परिश्रम में, कठिन मेहनत में बिता देना। डार्क हटमेंट्स का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे घर जहाँ पर जो है वो रोशनी बहुत कम पहुँचती है, यानी जो बहुत ही स्लम एरियाज जो होता है, जो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है जहाँ पर अच्छे मकान नहीं हो, तो ऐसे इलाके कहते हैं डार्क हटमेंट्स। रूफ ओवर हिज हेड, तो यहाँ पर रूफ ओवर हिज हेड का रूफ मतलब छत हो गया, तो सिर पर छत का होने का मतलब है कि ऐसी कोई घर या जगह जहाँ पर हमें रहने के लिए स्थान मिलता है। इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो है बच्चों पर ऐसा भार लाद देना, और इम्पोज का मतलब थोप देना, जिसको फोर्सफुली यानी जो है वो यानी बलपूर्वक जैसे कोई उन पर लाद देना, बोझ लाद देना। तो इससे यहाँ पर कुछ ऐसे रहेंगे। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कई बार जो है वो क्या होता है कि एक रुपया जो है गार्बेज में यानी कचरे में पड़ा मिल जाता है। तो यहाँ से पार्ट शुरू होता है। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो पूछता है वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि यहाँ पर जिस बच्चे की कहानी है यहाँ पर उसमें क्या है कि वो बच्चा जो है वो कूड़े करकट में, गार्बेज में जो है वो कुछ ढूंढता रहता है। तो लेखिका जो है, ऑथर जो है वो पूछती है कि ऐसा आप क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter, तो मैंने साहब से पूछा, साहिब जो है उसका साहिब आलम उस बच्चे का पूरा नाम होता है। तो यहाँ साहिब से मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है, यहाँ उस बच्चे का नाम होता है साहिब आलम। तो साहब से वो पूछती है whom I encounter, एनकाउंटर का मतलब है यहाँ पर मिलना, यानी अक्सर जिससे एवरी डे एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। तो यहाँ पर स्क्राउंजिंग का मतलब होता है कि कुछ ढूंढना, ठीक है, कुछ सर्च करना, जैसे बटोरना अपने कह सकते हैं कि कचरे के अंदर बीनना जो है वहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर गोल्ड से मतलब कोई सोने से नहीं है बच्चों, वो कोई सोना नहीं ढूंढती कचरे में। यहाँ पर कोई भी गार्बेज यानी कचरे के अंदर कोई भी ऐसी कीमती चीज़ या उसके लिए जो कीमत उसकी बनती हो, कोई भी काम की चीज़ उसको मिल जाए। डंप्स यानी वहाँ पर जो कूड़ा करकट डाल रखा है, मायना नेबरहुड यानी मेरे पड़ोस में। तो मतलब ये है कि लेखिका कहती है कि मैं उससे पूछा साहिब से, जिसको मैं अक्सर जो है वो कचरे में कुछ काम की चीज़ ढूंढते हुए, कुछ कीमती चीज़ ढूंढते हुए देखती हूँ। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, तो आगे ऑथर कहती है कि साहब ने जब बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिड्स ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर जो है वो बीच में उसके मध्य में जो उसका घर था, ग्रीन फील्ड्स यानी हरे भरे खेतों के अंदर, हरे भरे क्षेत्र के अंदर उसका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, लेकिन अब उसका घर जो है वो डिस्टेंट मेमोरी का मतलब हो गया बहुत ऐसी याद जो लगभग विस्मित हो चुकी है, जो भूली जा चुकी है, जो उसको बहुत कम ही याद है, उसके बारे में लगभग नए के बराबर याद है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, और बहुत सारे तूफान आए, एंड दे स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, और जहाँ पर उनके खेत, फील्ड्स एंड होम्स सब उसमें बह गए, उसमें दब गए, ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट, और यही कारण है कि वो जो है वो वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर
ही नाउ लिव्स। और अब जो है वो गोल्ड यानी कोई कीमती चीज़ जो है वो बड़े शहरों के अंदर कुछ काम की चीज़ ढूंढने के लिए जो है वो जहाँ अब वो रहती है उस शहर में आ गई कुछ खोजते हुए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स। तो यहाँ पर मटर्स का मतलब है कि वो कुछ बताता है, दो धीमी आवाज़ में कुछ बताता है। मटर्स यहाँ पर एक वर्ब है तो इंडेफिनिट टेंस का काम में लिया यहाँ पर कि वो बताता है कुछ धीमी सी आवाज़ में कि आई हैव नथिंग टू डू, कि मेरे पास कुछ करने के लिए है भी नहीं, कोई काम धंधा नहीं उसके पास। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए, नज़र फेरते हुए, मतलब ये बताता है कि तो गो टू स्कूल। तो उसने कहा कि आप स्कूल चले जाओ। तो आई से ग्लैबली। तो यहाँ पर देखो लेखक ने इस शब्द का ग्लैबली का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ये कहा है कि उसने बिना सोचे समझे ये पूछ लिया कि तुम स्कूल जाया करो, स्कूल जाओ तुम। तो ये सोचा नहीं उसने भी इसकी परिस्थितियाँ क्या है, स्कूल जा सकता है कि नहीं जा सकता है। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और फिर तुरंत ही जो है वो लेखिका को यह आभास हो जाता है इमीडिएटली कि इसके बारे में जो मैंने बात कही है, जो बात पूछी है, वो कितनी होलो का मतलब यहाँ पर खोखला होता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि वो कितनी मीनिंगलेस है, कितनी अर्थहीन है। वो क्या अर्थहीन जो उसका मैंने सलाह दी उसको। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो उसका जवाब आता है साहब का कि वहाँ मेरे जो है पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, कि वहाँ कोई स्कूल बनेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। बहुत अच्छा जवाब देता है वो बच्चा। तो लेखिका कहती है कि इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम। तो वो पूछती है कि क्या मैं जो है वो कोई स्कूल अगर खोलती हूँ तो क्या तुम उसमें जाओगे। आई आस्क, मैंने पूछा, यानी लेखिका कहती है कि मैंने पूछा, हाफ जोकिंग यानी लगभग मजाक करते हुए। हालांकि उसका कोई इरादा जो स्कूल खोलने का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसकी इच्छा जानने के लिए मजाक में वो पूछ लेती है यस ही से। तो उसने हाँ भर दी कि हाँ मैं जाऊँगा बिल्कुल। आपको स्माइलिंग ब्रॉडली यानी थोड़ी अच्छी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई कि बिल्कुल जो है मैं अब जाऊँगा। ब्रॉडली यानी पूरी अच्छी तरह मुस्कुरा करके उसने जवाब दिया। अ फ्यू, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद क्या हुआ। आई सी हिम रनिंग अप टू मी। फिर मैंने उसको देखा कि वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी। और आते हुए उसने पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से। तो लेखिका कहती है कि उसने जवाब दिया कि स्कूल खुलने में बहुत लंबा समय लगता है, स्कूल बनाने में। एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। तो लेखिका यहाँ पर ये सोचते हुए कहती है कि एम्ब्रास्ड का मतलब जो है वो यहाँ पर है कि शर्मिंदा होते हुए, या उसकी स्थिति अच्छी थी कि वो कुछ जवाब नहीं बन पा रहा था उससे, कि क्योंकि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर लिया था जो कोई मतलब नहीं रखता था। मीट यानी कोई मतलब नहीं रखता था, उसने ऐसा वादा उसने कर लिया। बट प्रॉमिस इज लाइक माइन अबाउंट इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। तो यहाँ पर उसने कहा कि ऐसे वादे जो है वो, ऐसे प्रॉमिस जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में, अबाउंड यानी बहुत ज़्यादा किए जाते हैं हर जगह। एवरी कॉर्नर मतलब हर स्थान पर ऐसे होते रहते हैं। और ब्लीक वर्ल्ड का मतलब उसके लिए यहाँ पर है कि उसकी दुनिया में या उसकी उम्मीदों के लिए लोग बहुत सारे ऐसे वादे करते रहते हैं। अक्सर गरीबों के साथ बहुत वादे किए जाते हैं, तो ऐसे वादे बहुत सारे किए जाते हैं। यहाँ लेखिका ने कहा है कि जो वादा उसने किया उसके लिए उसको शर्मिंदा होना पड़ा था, क्योंकि ऐसे वादे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं और पूरे नहीं किए जाते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, तो उसको जानने के कुछ महीनों तक जो है, कुछ महीनों बाद जो आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा उससे पहली बार। ही अनाउंसेस, तो उसने ये बताया नाम। उसने अनाउंस का मतलब ऐसे घोषणा करना होता है, लेकिन यहाँ पर ये है कि उसने अपना नाम बताया, साहिब आलम। तो ये उसका पूरा नाम था। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स। तो एक्चुअल में क्या है कि इस शब्द का जो है क्या अर्थ होता है वो वास्तव में नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका मीनिंग जानता होता,
लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि इसका मीनिंग है कि यूनिवर्स यानी पूरी दुनिया जो है उसका लॉर्ड यानी मालिक, तो पूरी दुनिया का मालिक जो है इसका नाम, इसका अर्थ बनता है। और यानी किंग ऑफ वर्ल्ड हो गया, साहिब आलम, आलम का आलम मतलब दुनिया को कहते हैं पूरे विश्व को, तो विश्व का नेता हो गया, वो ऐसा नाम उसका है जो उसके जो है उससे उसकी स्थिति से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और यदि उसको इसका अर्थ पता भी लगता तो उसके लिए जो है वो ये बिलीव करना, विश्वास करना भी बहुत मुश्किल था, हार्ड था उसके लिए। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, और इस बात से अनभिज्ञ होते हुए कि भी उसके नाम का क्या मतलब निकलता है, क्या रिप्रेजेंट होता है, उससे क्या अभिव्यक्त होता है। ही रॉम्स द स्ट्रीट्स, वो गलियों में क्या है, रॉम्स यानी घूमता रहता है इधर उधर, एंड विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एंड एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे घूमता रहता है। देखिए यहाँ पर बेयर फुट का मतलब है कि नंगे पाँव, यानी पैरों में जूते ही नहीं होते उन लड़कों के, उनकी एक सेना की तरह, यानी वो काफ़ी एक जत्थे में घूमते रहते हैं। और ऐसा लगता है उनको देख कर के जैसे सुबह की पक्षी, जो सुबह सुबह पक्षी इधर उधर दिखाई देते हैं बहुत सारे सड़कों पर, और इधर खाना ढूंढते हुए जैसे दिखते हैं, और डिसअपीयर्स एट नून, और वो सारे पक्षी जो है वो दोपहर को सब डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते, दिखाई नहीं देते। तो उसी प्रकार ये लड़के भी सुबह सुबह घूमते हैं और दिन में अपने जगह कहीं चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते। ओवर द मंथ्स, महीनों बीतने पर आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, तो रिकग्नाइज का मतलब यहाँ पर पहचानना, तो यानी समय बीतने के बाद, महीनों बीतने के बाद मैंने उन सबको पहचानना शुरू कर दिया, सबको पहचानने लग गई थी लेखिका। वाई आर आंट टू वियरिंग चप्पल्स, तो आई आस्क्ड वन, में तो एक दिन मैंने जो लेखिका कहती है कि मैंने एक दिन उससे उनमें से एक को पूछा कि तुम जो है वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, वेयर यानी पहनना। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, और शेल्फ यानी कोई अलमारी का कक्ष या कोई ऊंची जगह जो बनी वहाँ पर, वो कहता है कि मेरी माँ ने वहाँ पर रख रखा है और वो मेरे को वहाँ से उतार कर देती नहीं है। ही आंसर सिंपली, उसने बिल्कुल एकदम साधारण से उत्तर दिया। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ऐसी जगह छोड़ रखी हो जहाँ तक वो नहीं पहुँचता हो, या फिर उसकी माँ देना नहीं चाहती होगी उसको कि कहीं ख़राब नहीं हो जाए, कभी किसी मौके के लिए काम में लेना चाहती हो। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, तो दूसरे ने एक बात जो ऐड की, इसमें बात को आगे बढ़ाया कि यदि वो देती भी है, यदि वो उन चप्पल को, उनको जूतों को देती भी है तो वो उनको फेंक देगा। हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, कि ऐसे जूते कौन पहनना चाहेगा जो मैच नहीं करते हो, मतलब जो पैर में जो है वो सही से फिट नहीं बैठते हो, मैच नहीं करते, उसको कौन पहनना चाहेगा, हो सकता है वो छोटे हो गए हों। When I comment on it, जब मैंने जो है उस पर, यानी लिखा कहती है कि मैंने जो है उस पर कुछ टिप्पणी की, ही शफल्स हिज फीट, तो अपने पैरों को शफल करता है, इधर उधर हिलाता है, इधर उधर घुमाता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है, सेज नथिंग। आई वॉन्ट शूज, सेज थर्ड बॉय, तो एक तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओवन्ड अ पेयर ऑफ हिज ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसके जीवन में उसने कभी जो है वो जूते नहीं मिले उसको। ओवन का मतलब यहाँ पर है कि उसको कभी जो अपने जीवन में ऐसे जूते नहीं मिले, एक जोड़ी जूते जो है उसको नहीं मिले। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, तो पूरे यहाँ पर अपने उस पूरे इलाके में घूमने के बाद जो है वो, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, की मैंने बहुत जगह, हर जगह जो बच्चों को नंगे पाँव घूमता देखा है, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेजेस रोड, गांव की गलियों में, सड़कों पर जो है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, तो लेखिका कहती है कि ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ मनी का मतलब है कि यहाँ पर कोई धन की कमी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये है कि ट्रेडिशन, एक परंपरा सी बन गई है वहाँ पर। ट्रेडिशन का मतलब है परंपरा, कि बस नंगे पाँव स्टे रहना है, मतलब नंगे पाँव रहना है। इट्स वन ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी एक जो है वो ऐसे अपने इसको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि धन की कमी के कारण नहीं, बल्कि हो सकता है कि वो जो है उनको नंगे पाँव रहने की एक परंपरा हो, वहाँ पर एक रिवाज बन गई हो, उनकी आदत बन गई हो। आई वंडर इफ
दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे a perpetual state of poverty। तो लेखिका कहती है कि उसे जो है वो इसे सोचती है बहुत बार कि ये हो सकता है कि एक्सक्यूज यानी एक बहाना है किस चीज़ का, एक्सप्लेन अवे perpetual स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी एक जो गरीबी है ऐसी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है उसको छुपाए जाने का, एक्सप्लेन अवे का मतलब है उसको एक छुपाए जाने का एक बहाना हो सकता है कि लोग ये चाहते हो कि भी हम अपनी गरीबी को व्यक्त नहीं करें बल्कि ये बता दें कि उनके पास हैं वो पहन सकते हैं लेकिन वो पहनना नहीं चाहते। आई रिमेंबर स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। तो एक कहानी मुझे याद आती है, लेखिका कहती है कि उडीपी से जहाँ पर मुझे एक कहानी बताई गई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो एक लड़का जो है वो स्कूल जाया करता था टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो कि एक मंदिर के बाद में था या उसके पीछे था, वेयर हिज फादर वॉज प्राइस्ट, और जहाँ पर कि उसके पिताजी जो है प्राइस्ट यानी जो पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं या पुजारी होते हैं, तो वो पुजारी थे वहाँ पर। और ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट टेम्पल। तो वो अक्सर क्या करता था वहाँ पर थोड़ा सा रुकता था, ब्रीफली यानी थोड़ा सा वहाँ पर मंदिर पर रुकता है, प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। जो वहाँ पर बच्चा क्या करता हमेशा जो है वो प्रार्थना करता है ईश्वर से कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाए। दिस 30 years later आई विजिटेड दिस टाउन। और 30 साल बाद मैंने वहाँ जब उस शहर का भ्रमण किया, मैंने उस मंदिर के टेम्पल का भ्रमण किया, विच इज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ। तो ड्रॉन का मतलब यहाँ पर डूब जाना, दब जाना, जो कि एयर ऑफ डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब है बर्बादी या जो नष्ट हो जाना या अलग थलग पड़ जाना यानी सुनसान हो जाना। तो ऐसे मंदिर को मैंने जब देखा जो ऐसे इस प्रकार से बन चुका था। इन द बैकयार्ड, उसके पिछवाड़े के अंदर जब मंदिर के, वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, जहाँ पर कि नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पर कि लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगी हुई थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का, एक छोटा लड़का जो एक ग्रे स्लेटी रंग की जो है वो एक यूनिफॉर्म पहना था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, और जो कि जूते और जुराबें भी पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, वो हाँफते हुए आता है। एंड शिव हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग बेड का मतलब होता है कि फोल्ड यानी जिसे फोल्ड किया जा सकता है, समेटा जा सकता है। ऐसे बेड पर जो है वो अपना बैग ला करके फेंकता है। जैसे अक्सर बच्चे क्या करते हैं स्कूल से आते ही बैग जो है वो तुरंत रखते हैं, फेंकते हैं एक प्रकार से। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। तो उस लड़के को देख करके मुझे जो उस बच्चे की प्रेयर यानी प्रार्थना याद आ गई जो हमेशा देवी से करता रहता था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो इस प्रकार से उसको अंततः एक जोड़ी जूते मिल गई। लेट मी नेवर लूज देम, कि अब मैं कभी उनको खोना नहीं चाहूँगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो देवी ने जो है उसको ये ग्रांटेड का मतलब बदले में, जो उसकी प्रार्थनाओं के बदले में जो देवी ने उसको दिए हैं। द यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वॉर शूज। तो इस प्रकार के बच्चे जो भाग्यशाली थे उस पुजारी के बच्चे की तरह वो जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन जो बहुत सारे, तो यहाँ पर रैग पिकर्स यानी जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं। तो बट मैनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स की तरह बहुत सारे दूसरे बच्चे थे इन माई नेबरहुड, यानी जो उसके पड़ोस में रहते थे। रिमेन शूजलेस, वो बिना जूते के रहे, उनको जूते नहीं मिले कभी भी। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। तो एक्वेंटेंस का मतलब यहाँ पर होता है परिचित होना या जानकार होना, यानी उन एक्वेंटेंस यानी विद द बेयर फुट रैग पिकर, जो नंगे पाँव रैग पिकर्स थे। तो ये लीड्स मी टू सीमापुरी। तो ये बात जो मुझे सीमापुरी भी इसी बात के साथ में ये जानकारी या इस बात को लेकर के मैं गई। ए प्लेस ऑफ ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट।
कि ये दिल्ली का जो पेरीफेरी का मतलब होता है बाहरी या आउटर जो एरिया होता है, जो चारों ओर का दिल्ली के बाहर का जो, हालांकि वो मीलों दूर था वहाँ से। मेटाफोरिकली का मतलब यहाँ पर है कि सांकेतिक रूप से या सिंबॉलिकली, मतलब क्योंकि दिल्ली के अंदर तो जो है वो जीवन बिल्कुल रहने का तरीका, और क्योंकि वहाँ पर धनाढ़ लोग रहते हैं या वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये दिल्ली के पास का जो बाहरी इलाका है वो वहाँ से मीलों दूर लगता था, कि जहाँ पर वहाँ का कोई असर नहीं दिखता था। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स who came from Bangladesh back in 1971। तो यहाँ पर वो लोग रहते थे स्क्वैटर्स, यानी जो वहाँ से बांग्लादेश से जो आए थे। जो जब भी बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उस समय जो है वो बांग्लादेश से भाग करके आ गए। और स्क्वैटर्स का मतलब यहाँ पर अर्थ है कि जो इलीगल रूप से या जो नियमों के खिलाफ जो है वो वहाँ पर रहा करते थे, और जो 1971 में बांग्लादेश से छोड़ करके वहाँ शरणार्थी के रूप में आए थे, शरणार्थी के रूप में रहते थे। साहब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहब का परिवार जो है वो भी उनमें से एक था। तो यहाँ पर बच्चों मीनिंगों को ध्यान से सुना करो, और इसका जो अर्थ है वो अब याद रखने की कोशिश किया करो आप। सीमापुरी वॉज देन विल्डरनेस। सीमापुरी के बारे में यहाँ पर लेखिका ने बताया कि उसमें वो एक प्रकार से विल्डरनेस का मतलब है कि एक प्रकार से जंगली इलाका था, बिल्कुल वहाँ पर। जंगली का मतलब यहाँ से कोई पेड़ पौधों वाले जंगल से मतलब नहीं है कि जहाँ पर झाड़ वगैरह हो, या रहने सहने का तरीका जो उनका बिल्कुल एकदम मतलब यूँ कह सकते हैं कि पौराणिक तरीके से था। तो इस प्रकार वहाँ पर पूरा जो है वो एक आदिवासी टाइप उनका रहने सहने का तरीका था। इट स्टिल इज, और ये अभी भी ऐसा ही था, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब ये जो है वो खाली नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के बस गए थे, बहुत भीड़ भाड़ थी वहाँ पर। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन। तो जो वो ऐसे स्ट्रक्चर में, ऐसे घरों में रहते थे, ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर उनके घर जो हैं वो क्या थे, मड यानी कीचड़ से बने हुए, और छत जो उनकी टिन की चादरों की बनी हुई थी या टारपोलिन की बनी हुई थी, डिवाइड ऑफ सीवेज। और जो है वो मतलब ये कि वहाँ पर सीवेज यानी कोई भी किसी प्रकार की वहाँ पर गंदे पानी की निकासी का या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं था। डिवाइड यानी उससे वंचित था, वो डिवाइड यानी उससे वंचित था, ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पर नहीं था। ड्रेनेज और रनिंग वाटर या पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज का मतलब यहाँ पर नालियों से है, और रनिंग वाटर यानी पानी के बहने की व्यवस्था नहीं है। लिव 10,000 ड्रैग पिकर्स, और वहाँ पर लगभग जो है वो 10,000 कचरा बीनने वाले इस तरह के लोग रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और वो वहाँ पर जो है वो लगभग 30 साल तक बिना किसी पहचान की, बिना किसी कागज प्रमाण पत्र के जो है वहाँ पर रही। आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान पत्र नहीं बनी। विदाउट परमिट्स, और बिना ही किसी अनुमति के, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर्स। लेकिन राशन कार्ड के आधार पर जो है उनका वोटर लिस्ट जो थी उसमें नाम शामिल हो गया। क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसी झुग्गी झोंपड़ियाँ जितने जहाँ लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने कुछ वोट पाने के लिए जो इस प्रकार से उनके वोट वगैरह बना देते हैं, लेकिन और उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। लिस्ट्स एंड एनेबल देम टू बाय ग्रीन, इस प्रकार से वो क्या हो गए, वो अनाज खरीदने के या जो अनाज वहाँ से लेने के, राशन का अनाज लेने के जो योग्य हो गए, एनेबल हो गए, और उस लिस्ट में उनका नाम आ गया। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, और सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए जो वो चूँकि खाना बहुत ज़रूरी है, देन एन आइडेंटिटी, और यानी कोई पहचान हो नहीं हो उसके बजाय जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, खाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज़, और यदि ये सब करने के बाद जो है वो हम यदि परिवारों को खाना दे सकते हैं, गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, और
यदि वो सोने जब जाएं, ठीक है, जब दिन पूरा हो जाए उनका, जो रात्रि में वो सोएं, तो उस समय एक्किंग स्टमक का मतलब है कि उनके पेट में जो है वो किसी प्रकार की भूख की पीड़ा नहीं हो, ठीक है, वो भूखे पेट नहीं सोए। तो ये यहाँ पर जो है वो ये कहा गया है कि ये बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। एंड वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो आगे कहता है कि हम ऐसी जगह ज़्यादा रहना पसंद करेंगे उन खेतों की बजाय जहाँ कुछ मिलता नहीं हो। तो कम से कम ऐसी जगह रहने से खाना तो मिल सकता है, ये वो ज़्यादा रहना पसंद करेंगे वहाँ पर। सी ए ग्रुप ऑफ वीमेन इन द टैटर्ड साड़ीज, जो कि फटी पुरानी जो है वो साड़ियों में कुछ टैटर्ड यानी फटी पुरानी साड़ी के अंदर कुछ महिलाएं, तो उन्होंने ऐसे कहा, कुछ उनके समूह ने ऐसा कहा। When I asked them why they left the beautiful land of the green fields, कि हरे भरे इतने अच्छे खेतों को उन्होंने क्यों छोड़ा, तो उनका जवाब आया कि हमें कम से कम यहाँ खाने को मिलता है, हम खाली पेट नहीं सोते। एंड रिवर्स, और वो नदियों वाला इलाका उन्होंने क्यों छोड़ा। wherever they find food, जहाँ पर केवल उनको खाना मिलता है, they pitch their tents, और यहाँ पर जब आप अपने टेंट गाड़ते हो, टेंट लगाते हो, बिकम ट्रांजिट होम्स, और इस प्रकार से अस्थाई घर जो आप यहाँ पर बनाते हो, ट्रांजिट यानी अस्थाई, जो उनके यहाँ पर घर बना रखे थे उन्होंने। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे भी यहाँ पर आपके बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो भी जो है इस जीवन यापन की जो दौड़ है उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। ये किसी न किसी प्रकार सर्वाइव करने की, जिंदा रहने की जो दौड़ है उसके भी वो भागीदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवन यापन करने का मतलब, सर्वाइव करने का मतलब यही है कि आपको वहाँ पर रैग पिकिंग करनी पड़ेगी, कचरा बीनना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स, सालों बीतने पर, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और अब ये समय बीतने के साथ एक्वायर का मतलब हासिल करना या प्राप्त करना, तो ये जो एक प्रोपोर्शन यानी एक समानुपातिक रूप से या एक बड़े भाग के रूप में जो एक कला बन गई है उनकी। एंड गार्बेज टू डैम इज गोल्ड, और ये कचरा उनके लिए एक प्रकार से कीमती चीज़ बन गई है, गार्बेज जो है। एंड इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यही उनका रोजाना का खाना। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके जो सिर पर छत है, उनका रहने सहने का जो आवास है, इवन इफ इट इज़ लीकिंग, हालांकि ये रूफ यानी उसमें से लीक करता रहता है, पानी जड़ता रहता है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनके लिए आशियाना है ये, और उनके लिए बहुत मायने रखता है, वो उसके वादी हो चुके हैं। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, यानी कई बार मुझे 1 रुपया मिलता है, इवन ए 10 रुपी नोट, या कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहब से साहब जो है वो कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, और ऐसा बोलने पर उसकी जो आंखों में चमक आ जाती है, उसको बहुत खुशी होती है, आंतरिक खुशी। कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप गार्बेज, और यदि कभी आपको एक कचरे के ढेर के अंदर हीप ऑफ गार्बेज, ये एक चांदी का सिक्का मिल जाए, सिल्वर कॉइन मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप जो है फिर वहाँ पर कुछ ढूंढे बिना नहीं रह सकते। ये मीनिंग अपने पहले भी आ सका है कि वहाँ पर, क्योंकि एक बार उनको कोई चीज़ वहाँ मिल गई तो वो बार बार वहाँ पर ढूंढते हैं कि यहाँ कुछ और भी मिल सकता है। स्क्राउंज करने का मतलब ढूंढना, सर्च करना। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि वहाँ कुछ और मिलेगा, ये उम्मीद उनके अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए जो है द गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि उनके माता पिता के लिए इस कचरे का जो महत्व रहता है उसके बजाय उन बच्चों के लिए इसका जो है वो महत्व बहुत ज़्यादा है। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा अर्थ रखता है, क्योंकि उसमें वो अपने लिए कुछ चीज़ देखते हैं, उसमें गोल्ड देखते हैं, मतलब कोई कीमती चीज़ देखते हैं, उनके लिए एक उम्मीद है वो। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, एंड फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि बच्चों के लिए जो है वो उनका ये जो काम धंधा है वो एक प्रकार से एक उम्मीद से बंधा हुआ, रैप्ड यानी लिपटा हुआ या बंधा हुआ
था उनके लिए, क्योंकि उनमें उनको जो है वो कुछ न कुछ मिलता था, तो उनकी सारी खुशियाँ, उनके जो वंडर का मतलब यहाँ कई प्रकार से अपने अर्थ लगा सकते हैं। उनके लिए खुशी, या अपने कह सकते हैं कि उनके लिए एक उम्मीद का जो है वो साधन था, ये रैप उसमें बंधा हुआ था। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ ट्रैवल, लेकिन जो उनके एल्डर्स थे उनका जो है ये एक जीवन यापन का साधन था, तरीका था। ठीक है। वन विंटर द मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाई ए फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब। तो एक दिन सुबह जो है मैंने, लेखिका कहती है कि मैंने जो है साहिब को एक पड़ोस में बने हुए क्लब के गेट के पास, जो फेंस्ड यानी उसकी जो गेट दीवार जिस पे चारों दीवार थी, उसके गेट के पास जो है वो देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि दो लोग जो कि बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में थे, प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे, उनको देख रहा था वो बच्चा। आई लाइक द गेम, तो उसने कहा कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। ही हम्स, तो वो क्या करता है कि कुछ कहता है, बहुत ही मीठी आवाज़ में कहता है। हम का मतलब हो गया एक बहुत ही बच्चे की जो एक आवाज़ होती है, उसके कहने का जो तरीका होता है बहुत स्वीट होता है, तो उसमें वो कहता है हम्स, वो कहता है ये कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उस फेंस यानी उस चार दीवारी या जो बाउंड्री थी उसके बाहर से वो देखते हुए ये कहता है। ठीक है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। ये एडमिट्स, वो इस बात को मानता है, एडमिट का मतलब स्वीकार करना या मानना, कि जब कोई नहीं होता है तो वो अंदर जाता है वहाँ पर। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो दया करता है और उसको अंदर आने देता है, वो वहाँ पर उसको घूमने देता है, खेलने देता है। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, और साहब ने भी जो है वो टेनिस शूज पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, और जो कि उसके जो शर्ट है, उसके जो शॉर्ट्स हैं जो उसने पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, उनसे बिल्कुल जो है वो मैच नहीं करते हैं, क्योंकि जो अलग लग रहे हैं, बिल्कुल विचित्र लग रहे हैं, स्ट्रेंज लग रहे हैं। समवन गैव देम टू मी, तो उसने बताया कि किसी ने मुझे दे दिए थे। एंड ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और ये बात उसने बताई अच्छी तरह कि किस प्रकार से उसको ये चीज़ें मिली, उसने बताया, समझाया। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज फॉर सम रिच बॉय, और इसका कहने का मतलब ये था, उसके समझाने बताने का, कि मुख्य बात जो फैक्ट ये था कि वो किसी बच्चे के लिए जो है वो जो धनवान घर से रहा होगा उसके लिए डिस्कार्डेड थे, मतलब जो है वो उसके काम के नहीं थे या पुराने हो गए थे, जो बच्चे फेंक देते हैं, तो उनको डिसलाइक हो जाते हैं जो, तो उनके जूते थे जो किसी ने उसको दे दिए, जो पहनने लायक थे। who perhaps refused to wear them because a hole in one of them, क्योंकि उन्होंने उसको पहनने से मना कर दिया, क्योंकि उनमें एक में किसी में छेद हो गया था। तो इस प्रकार उनके डिस्कार्ड किए हुए, फेंके हुए जूते जो उनको काम में नहीं लिए हुए, डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे वो उनके लिए, उसके लिए वो बहुत नए हैं, बहुत अच्छे हैं उसके लिए। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फीट, क्योंकि जो बच्चा हमेशा पैदल चलता रहा हो, बेयर फीट या नंगे पैर चलता रहा हो, इन शूज विद द होल इज ड्रीम कैन कम ट्रू, तो उसके लिए तो ये जो जूते हैं वो एक सपना पूरा होने के समान है, कि जैसे सपनों में उसने कभी सोचा कि ऐसे जूते मुझे पहनने को मिलेंगे, तो उसके लिए सपना सच होने के समान थी ये बात। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो इतनी तन्मयता से इंटेंट होकर के देख रहा था, इतना तन्मय होकर के, खुश होकर के देख रहा था, वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। तो आज का वीडियो बच्चों काफ़ी लंबा हो गया, हम आज यहीं तक पढ़ते हैं, और इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको 2-3 बार सुनना, आप इसको जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको चीज़ें याद होती जाएगी। और मैं कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट छोड़ा करें ज़रूर। आप मुझसे संपर्क करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं थंबनेल पर देता हूँ, तो आप संपर्क करें। आपकी किसी प्रकार की अंग्रेजी की समस्या मुझसे शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। आपके जो कमेंट और लाइक्स मुझे बहुत कम मिलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा एक वीडियो जो
लगभग 350 बार अब तक इसका पहला भाग जो है वो पहले पार्ट का पहला भाग देखा चुका है, लेकिन उस पर लाइक्स बहुत कम है। तो आप जब इतनी देर वीडियो पर ठहरते हैं तो आप उसको एक लाइक कर दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप मुझसे संपर्क करेंगे, अपनी इंग्लिश की जो भी समस्याएं हैं, आपका अनुभव जो है वो मुझसे शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अपने भविष्य के लिए। जो आप अपने कुछ पल समय निकालिए जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।